हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 58। जिसने 57 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है निर्वाचन प्रणाली का। पहले भी निर्वाचन प्रणाली कराया गया था तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, तो जिसमें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा हमारी यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं और यूपी टेट और सुपर टेट की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित में से कौन सा लोक मत से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। यह समुदाय हित के लिए प्रबंध है, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, या फिर यह सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें लोकमत से संबंधित नहीं है ना? कौन सा इसमें लोकमत से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सामाजिक जीवन के विभिन्न संगठनों का अंतःक्रिया चलती रहती है। कुछ संगठन सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल आचरण से संलग्न हो जाते हैं और ऐसे कार्यों में सशक्त रोक केवल लोकमत ही लगा सकता है। अल्पसंख्यक हित संकीर्णता पर आधारित है, जबकि जो लोकमत है वह व्यापक दृष्टिकोण से मसले पर विचार करते हुए अपना दृष्टिकोण बनाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है, सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं, जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, या फिर सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कानून निर्माणक संस्थाएं कानून निर्माण में लोकमत का सम्मान करती हैं। संसद जैसी संस्थाओं में सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वे जनमत के प्रति संवेदनशील होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना कानून और लोकमत के मध्य सादृश्यता की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है, कौन सा कथन सही दिया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन व्यक्तित्व के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन ए दिया है और कथन कारण इसका आर दिया है। तो कथन बोल रहा है कि आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है, और कारण बोल रहा है कि प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए। तो उपयुक्त प्रश्न में जो कथन और कारण है यह दोनों सही हैं, किंतु जो कारण आर दिया गया है ये कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता है ना। ये कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता। कथन में क्या दिया है? आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की उपयोगिता बताई गई है, और कारण में क्या दिया है? राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। कथन और कारण दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु इसकी एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निर्वाचक समूह का अर्थ है मतदाताओं की संस्था, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, संसद के नामजद सदस्य, या फिर उम्मीदवारों जो चुनाव में वास्तव में चुनाव लड़ रहे हों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? निर्वाचक समूह का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मतदाताओं की संस्था। मतदाताओं की संस्था सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है, यह कथन किसका है? जॉस
आर्टिगेग गैसल का है, J.S. मिल का है, लॉर्ड ब्राइस का है या फिर मॉरिस गिन्सबर्ग का है। तो ये जो कथन दिया है, कथन क्या है? लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है। ये कथन दिया है ऑप्शन नंबर ए गैसेल ने। किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए गैसेल का कथन है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? यूके ने अपनाया है, भारत ने अपनाया, यूएसए ने अपनाया या फिर चीन ने अपनाया है? तो किसने अपनाया है? निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? तो ये अपनाया है ऑप्शन नंबर बी भारत ने। किसने अपनाया है? ऑप्शन नंबर बी भारत ने अपनाया है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन नहीं है, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं, निर्वाचक प्रतिनिधियों को आदेश नहीं दे सकते हैं या फिर यह व्यवहारिक है। तो अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम है? J.S. मिल, थॉमस हेयर, डेविड ईस्टन या फिर लुसियन पाई? तो कौन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी थॉमस हेयर। कौन है? थॉमस हेयर इसमें राइट आंसर होगा। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था तो ये किया था थॉमस हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, कनाडा में या फिर जर्मनी में? तो एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पाया जाता है? ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि अलिखित संविधान है। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, संचयी प्रणाली या फिर सामान्य बहुमत प्रणाली? तो हेयर प्रणाली क्या है ये? तो ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति को क्या बोलते हैं हम? हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं या फिर जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या अभिप्राय होता है? तो ये होता है कि जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या होता है? जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जन प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है? आनुपातिक पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र से, सामान्य बहुमत पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र विशिष्ट बहुमत पद्धति से या फिर दल विहीन सूची पद्धति से? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए आनुपातिक पद्धति से, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आनुपातिक पद्धति से। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं, हेयर प्रणाली एवं सूची प्रणाली। सार्वदेशिक वयस्क मताधिकार एवं सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व तथा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। तो अगर हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो इसमें दो प्रमुख योजना हैं, वह कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। पहली तो है हेयर प्रणाली और दूसरी है सूची प्रणाली। पहली क्या है? हेयर प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? जॉन लॉक, GDH कोल, जेम्स मिल या फिर जेम्स राइस। तो कौन है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक? तो 34 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, GDH कोल। कौन है? GDH कोल है। तो इसमें जो सही है वह ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधित्व के संबंध में GDH कोल का विचार था कि वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इनके अनुसार एक ही व्यवसाय में कार्य करने वाले जो सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्वाचित किए जा सकते हैं बल्कि इसकी नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र में किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो इसको बोलेंगे हम उपचुनाव की संज्ञा देंगे। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए जो किए गए निर्वाचन है तो उसको हम बोलते हैं उपचुनाव या फिर उपचुनाव की संज्ञा देते हैं। ऐसी स्थितियां जिसमें इस प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं जैसे कि कोई निर्वाचित प्रत्याशी है वह त्याग पत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, है ना, तो वहाँ पर फिर उपचुनाव करवाया जाएगा। या फिर किसी गंभीर अपराध में सिद्ध दोष पाया जाए या फिर बैंक धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाए तो वहाँ भी फिर उनका उपचुनाव किया जाएगा। फिर या फिर ये हो सकता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे अर्थात मानसिक रूप से अयोग्य घोषित हो जाए या फिर चुनावों में धांधली की स्थिति में, तो ऐसी स्थितियों में उपचुनाव कराए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।